नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो एग्जाम्स में मिलती रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल्स हु वर होस्टेजेस इन रॉयल कोर्ट। तो बोलते हैं कि पंजाब की पहाड़ियों के उन राजपूत राजकुमारों को क्या उपाधि दी जाती थी जो शाही दरबार में बंधक थे। देखिए, जो मुगलों के पास बंधक बनकर रहते थे उनको क्या उपाधि जो था वो दी जाती थी। तो देखो, हिमाचल भी जो था वो पहले पंजाब में ही आता था, तो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र लगभग हिमाचल के ही थे और जो भी यहाँ से राजा जो था वो बंदी रहते थे रॉयल कोर्ट में, उनको मियाँ की उपाधि जो था वो दी जाती थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब मियाँ की उपाधि जो था वो दी जाती थी, ये कहाँ से सिनेरियो स्टार्ट हुआ? जहांगीर जो था ये मियाँ की उपाधि जो था वो राजपूत प्रिंसेस को देता था। राजपूत जो शासक थे उनको जो था ये उपाधि देता था। अगर पूछा जाए कि कौन देता था तो वो जहांगीर के द्वारा दी जाती है। जहांगीर एक मुगल शासक था और हिमाचल की हिस्ट्री में आप सबसे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे जब आप नूरपुर रियासत को जो है वो रिवाइज करते हैं। तो नूरपुर रियासत में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। नूरपुर में इसने क्या किया था, राजा ने, इसने जो था वो जहांगीर ने अपनी पत्नी के साथ जो था वो नूरपुर विजिट किया था। उस टाइम जो था वो नूरपुर के शासक जो था वो राजा जगत सिंह होते थे और ये टाइम था 1622 का। 1622 का ये टाइम था। इस दौरान जो था जहांगीर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे। पत्नी का नाम था नूरजहां और नूरजहां के नाम पर ही जो था वो नूरपुर का नाम फिर पड़ा था। पहले अदरवाइज इसको क्या कहा जाता था? इसको पहले धमेरी जो था वो कहा जाता था। राजा जगत सिंह के बारे में अगर आप और भी जानेंगे तो राजा जगत सिंह ने जो था वो 1623 में ढलोक के युद्ध में जो था वो चंबा के राजा जनार्दन को जो था वो मारा था और बाल भद्र को जो था वो अपनी पूरी निगरानी में रखा था और फिर उसको जो था वो राजा बनाया था। तो ये सारा सिनेरियो जो था वो रहा था। जहांगीर ऐसा शासक था जो कांगड़ा किले को भेज सका था, जिसने जो था वो कांगड़ा किले को भेज दिया था और कांगड़ा किले में फिर मस्जिद भी जो था वो बनवाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपने जहांगीर के द्वारा। अब कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार जो था वो इसी दौरान नियुक्त किया गया और वो नवाब अली खान को जो था वो किया गया था। तो ये बेसिक बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। सारा रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56। तो बोलते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951-56 के दौरान, इसमें हिमाचल प्रदेश की औसत वार्षिक विकास दर जो था वो कितनी प्रतिशत रही थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर एचएएस के एग्जाम के लिए। बाकी एग्जाम्स में भी रिलेट कैसे न कैसे ये किया जाएगा। अब देखो, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जब बात की जा रही है और 1951-56 यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है, तो ये थी हिमाचल की 1.6%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1.6% जो है वो क्या थी? हिमाचल प्रदेश की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट थी पहले 5 ईयर प्लान के दौरान। अगर हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 1961 तक था, तो उस दौरान जो था वो 4.4% थी। ये हम हिमाचल की ही जान रहे हैं। और थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इस दौरान जो था वो 3.0 थी। कितनी थी? 3.0 थी। फर्स्ट 3 आपने जान लिए, ठीक है, ये आपने हिमाचल के जाने। अब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जानिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब था तो इंडिया की जो था वो एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी? तो इंडिया की थी 3.6। ऑन दी अदर हैंड हिमाचल की जो था वो 1.6 थी, तो इंडिया की जो था वो 3.6 थी। और अगर हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो था वो इंडिया की जो था वो 4.1 थी और हिमाचल प्रदेश की जो था वो 4.4 थी। थर्ड 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो हिमाचल की जो था वो 3.0 थी और इंडिया की जो था वो 2.4 थी। ये आपने ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान जो है वो आपने जान लिए। इसमें हिमाचल प्रदेश की और इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी वो भी जो है वो आपने जान ली। चलो ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट आपने जान ली। उसके बाद जो था वो अगर हम लेटेस्ट वन कोई डाटा जो मेरे पास अवेलेबल है तो 12th 5 ईयर प्लान का 2012 से 17 तक जो है वो डाटा अवेलेबल है। इसमें जो था वो हिमाचल की एनुअल ग्रोथ रेट 7.2% थी और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो था वो यहाँ पर 7.1% थी। उसके बाद का डाटा भी अवेलेबल है परंतु वो एनुअल वे में है, जैसे 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 22, 23, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ यही जान रहे हैं मोटे मोटे तौर पर। अगर मैच करने को एग्जाम में आए तो आप कर पाएंगे, अब आपका गलत नहीं हो सकता। हिमाचल की तो ध्यान रखनी ही रखनी है, परंतु इंडिया के साथ कंपेयर करके ज़रूर ध्यान रखें, फिर कुछ भी क्वेश्चन किसी तरह से भी बन सकता है।
आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट ट्रेवल्ड बाय गुरु नानक देव जी। तो बोलते हैं कि गुरु नानक देव जी के द्वारा जो था वो निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा जो था वो नहीं की गई थी इनमें से। अब देखो, गुरु नानक देव जी जो था वो सिखों के पहले गुरु थे। अब सिखों के पहले गुरु थे तो हिमाचल में भी जो था वो इनका संबंध सिख गुरुओं का लगभग कहीं ना कहीं पर रहा ही है। खासकर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु नानक देव जी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो था वो कहाँ पर ट्रैवल नहीं किया गया था। नॉट जब आपसे पूछा गया है तो आपने ध्यान रखना है कि चंबा इनके द्वारा ट्रैवल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। इनके द्वारा हिमाचल के कौन कौन से क्षेत्र जो था वो ट्रैवल किए गए थे। इनके द्वारा जो था वो कुल्लू ट्रैवल किया गया था। कुल्लू के अलावा इनके द्वारा कांगड़ा भी ट्रैवल किया गया था। कांगड़ा के अलावा जो था वो लाहौल स्पीति भी जो था वो ट्रैवल किया गया था। लाहौल स्पीति के अलावा सिरमौर भी जो था वो हिमाचल में इनके द्वारा ट्रैवल किया गया था। और चंबा इनके द्वारा ट्रैवल नहीं किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। हमने गुरु तेग बहादुर जी का क्वेश्चन पढ़ा था कि इन्होंने जो था वो कहलूर से लैंड लेकर जो था वो वहाँ पर विलेज बनाया था अनंतपुर साहिब, जिसको बाद में कहा जाने लगा, तो वो गुरु तेग बहादुर जी थे। हमने गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी का जो था वो युद्ध भी हुआ था, बैटल ऑफ भंगाणी जो हमने पढ़ी थी। बैटल ऑफ भंगाणी जो था वो कहलूर के राजा भीमचंद के साथ हुई थी। एक सफेद हाथी था, उसी को लेकर जो था वो सारी लड़ाई जो था वो आगे बढ़ी थी। फिर गुरु से जो था टैक्स मांगा गया, गुरु जी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि आज मैं टैक्स दूंगा तो कल मुझे और भी जो है वो कुछ देना पड़ सकता है, तो उन्होंने जो था वो मना कर दिया था। तो इस तरह से जो था ये पूरी लड़ाई फिर हुई थी। तो आपने गुरु तेग बहादुर जी का रिवाइज कर लिया, गुरु गोविंद जी का रिवाइज कर लिया, गुरु नानक देव जी का जो है वो आपने नया डाटा जो है वो आपने ऐड कर लिया। तो ये डाटा आपने ध्यान रखना है सारा का सारा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पहली औद्योगिक जो संपत्ति थी वो किस वर्ष जो था वो बनी थी, किस दौरान जो था वो पहला इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो सोलन में स्थापित किया गया था। अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सोलन तो आपको पता ही है, अभी भी जो है वो सोलन इंडस्ट्री का हब है और मैक्सिमम फैक्ट्रीज जो है वो सोलन की बद्दी में, परमाणु में देखने को मिलती हैं और बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ से रोजगार मिला हुआ है। हम बात करते हैं कि पहला जो पहला इंडस्ट्रियल एस्टेट था यहाँ पर कब स्थापित किया गया था, 1961-62 में जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1961-62 में ये स्थापित किया गया था, सोलन में स्थापित किया गया था। पहले के बाद सेकंड कब किया गया, सेकंड इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो कब स्थापित किया गया था, तो सेकंड इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था बरोटी वाला जो कि सोलन में ही पड़ता है, 1964-65 में जो था वो यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा सोलन किसके लिए जाना जाता है, तो सोलन में टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, टमाटर के लिए जो है वो इसको जाना जाता है। मशरूम यहाँ पर ज़्यादा होता है तो इसको मशरूम सिटी के नाम से, मशरूम डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जो है वो कह देते हैं। तो पूछा जाए कि हिमाचल का मशरूम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो मशरूम डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है सोलन के बारे में, और क्या ध्यान रखना है यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट भी स्थित है। 5 मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थित है। आपने पढ़ा होगा, बस रिवाइज करना है। कहाँ कहाँ पर है, एक कांडा घाट में स्थित है, एक नालागढ़ में स्थित है, एक दारला घाट में जो है वो स्थित है, एक जो है वो कुनिहार में स्थित है और एक जो है वो मरियोग में जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये पाँच जो है वो मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो आप कहेंगे मिल्क चिलिंग प्लांट जो है वो 5 हैं जो कि यहाँ पर जो है वो स्थित हैं। ये आपने यहाँ से सारे के सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लेने हैं। अब आपका यहाँ से कुछ भी डाउट, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने बड़ा ही बेसिक जाना और बड़े ही सारे क्वेश्चन जो हैं वो सोलन के बारे में हमने जान लिए। और सोलन में एक फेमस मोनेस्ट्री भी स्थित है, उस मोनेस्ट्री का नाम जो है आप बताएंगे कमेंट करके क्या है, क्योंकि मिशन एलाइड में हम पहले रिवाइज कर चुके हैं इस मोनेस्ट्री को, तो अभी आपका रिवीजन हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेगार इज आर टाइप ऑफ बेगार इन कांगड़ा। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी बेगार जो है वो कांगड़ा में बेगार का टाइप जो था वो होती थी। अब देखो बेगार क्या होती थी ना, हम ये भी जानेंगे और साथ में ही हम ये जानेंगे कि कांगड़ा में जो है वो बेगार का टाइप इनमें से कौन सा था। अब देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं। एक है पुंड बेगार, एक है बेगारू बेगार और एक है सताभाकुक बेगार। तो प्रोनाउंसिएशन तो चलो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, परंतु हम बात करते हैं बेगार की। देखिए इनमें से जो है वो बोलते हैं कौन सी बेगार कांगड़ा में बेगार का प्रकार थी। तो ये पुंड बेगार जो था होती थी, ये भी जो था वो कांगड़ा में बेगार का प्रकार थी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कांगड़ा में बेगार का प्रकार होती थी। तो पहली तो होती थी, ये डन है।
दूसरी क्या है, दूसरी है यहाँ पर बेगारू बेगार। तो बेगारू बेगार भी जो है वो कांगड़ा में बेगार का टाइप जो था वो थी, तो दूसरी भी यहाँ पर बेगार का टाइप थी। और तीसरी है सताभुक बेगार। तो देखो ये जो सतभौक बेकार है ना, ये भी कांगड़ा में बेगार का टाइप होती थी। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों की तीनों जो था कांगड़ा में बेगार का टाइप हुआ करती थी। पहले जानिए कि बेगार होती क्या है। प्रेजेंट टाइम में अपने लोकल बोली में सुना है कि मेरे से ना किसी की बेगार नहीं होती, मेरे से किसी की बेगारें नहीं होती फालतू की। तो बेगार क्या है, बेगार जो है एक फोर्स्ड लेबर है, और ये जो है वो कुछ भी इसमें पैसे पूसे नहीं दिए जाते थे और काम करना पड़ता था। तो इस तरह से जो था ये होती थी। जैसे राजा लोग होते थे ना, अंग्रेज होते थे या फिर राजा होते थे, तो उनके घर में जाकर जो था वो लोकल लोगों को जो था वो बेगार करनी पड़ती थी, मुफ्त में जाकर जो था वो काम करना पड़ता था किसी न किसी दस्ते को, और उसके लिए उनको पे नहीं किया जाता था। अब बेगार के भी तो टाइप हुए आगे चलकर, हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेगार के टाइप की बात कर रहे हैं। तो ये एक पूर्ण बेगार है। ये पूर्ण बेगार जो है वो क्या होती है, ये ना सबसे घटिया होती थी और सबसे कठिन भी जो था वो होती थी। इसमें जो था वो लोगों को जो था वो काम करना पड़ता था जाकर। और इसमें कौन आता था, तो इसमें वो लोग आते थे, वो किसान लोग, एग्रीकल्चरिस्ट आते थे जो जाति का धागा नहीं पहनते थे, वो जो था वो इसमें आते थे। वैसे ही जो है यहाँ पर बेगारू बेगार है। तो बेगारू बेगार जो है वो क्या है, बेगारू बेगार जो है इस तरह से है कि जो कैंप लगे होते थे ना, कैंपों के लिए जो था वो लकड़ी घास जो भी चाहिए होता था ना इस बेगार में करना पड़ता था। और जैसे मान लो कोई ब्रिटिशर्स है, कोई बड़ा लोग आदमी है, उसने कोई कैंप लगाया है, तो वहाँ पर लकड़ी चाहिए होगी, घास चाहिए होगी, तो वहाँ पर जाकर बेगार करनी पड़ेगी। गाँव के लोगों को जाकर मुफ्त में काम करना पड़ेगा जाकर। एक है सतबाहुक बेकार। तो सतबाहुक बेकार जो है वो किस तरह की बेगार है, ये बेगार जो है ये ज़्यादा भारी नहीं होती थी, लाइट सी होती थी। मतलब इसमें क्या होता था, इसमें जो था वो संदेश अगर आपको देना है तो संदेश जो है वो आपको लेकर भेज देंगे, कोई भी व्यक्ति है उसको संदेश लेकर भेज देंगे, इनके पार्सल लेकर भेज देंगे, और हाथ से ही जो था वो पार्सल फिर पहुंचाना पड़ता था। इस तरह की बेगार जो था वो इसमें होती थी। बस ये जो है वो बेगार के टाइप है। तो बेगार आपने समझ लिया, अब आपकी कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं रामायणा मेंशन दैट कुलिंदास पीपल्स वर कॉन्केर्ड बाय लॉर्ड रामा, कि रामायण में ये उल्लेख है कि कुलिंद लोगों पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी। दूसरी स्टेटमेंट देखें, दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं इन द विष्णु पुराण, वायु पुराण एंड दी मार्कंडेय पुराण द कुलिंदास हैव बीन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ कुलिंदास। तो बोलते हैं कि विष्णु पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, इनके अनुसार जो है वो कुनिंदों को जो था, कुनिंद जो थे ना वो कुलिंद कहे जाते थे, इनको इस नाम से जो था वो पुकारा जाता था। अब देखो पहली स्टेटमेंट से जो है वो बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि रामायण के अनुसार जो है वो कुलिंद पीपल जो थे, इनको भगवान राम ने जो था वो कनकेर किया था, विजय प्राप्त की थी इनके ऊपर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके ऊपर महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन के द्वारा जो था वो इनके ऊपर विजय प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी स्टेटमेंट की अब हम बात करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो है वो कुनिंद जो है वो कुलिंद भी कहे जाते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो है वो कुनिंदास को जो था वो कुलिंद भी कहा गया है, पुकारा गया है। ये आपने ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मैंने वही सब लिखा है। महाभारत में जो है क्या मेंशन किया गया है, और कि महाभारत में ये मेंशन किया गया है कि कुलिंदास जो था वो कॉन्कर अर्जुन के द्वारा किए गए थे, और महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो है वो कुनिंद जो है वो कुलिंद कहे गए, इनको इस नाम से जो था वो पुकारा गया था। तो ये हो गया, ये बड़ा ही बेसिक है और परंतु इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे पिछले साल के पेपर उठाकर तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और ये वाली पीडीएफ ना मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पीडीएफ मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, कई बार तो याद नहीं रहती तो स्किप हो जाती है, परंतु मैक्सिमम टाइम ना 99% जो है वो टेलीग्राम पर वो पीडीएफ आपको मिल जाती है। जल्दी ही जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। अभी तो आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, परंतु एक आधे दिन में जो है वो आपको ये भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि पढ़ने के बाद आप रिवाइज कर पाएँ। आगे बोलते हैं हु वॉज गिविंग राइज टू कांग्रेस मूवमेंट इन कुल्लू ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो बोलते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुल्लू में कांग्रेस आंदोलन को
कौन बढ़ावा दे रहा था। देखो, जब क्विट इंडिया मूवमेंट थी ना, भारत छोड़ो आंदोलन चला हुआ था, तो अलग अलग रीजन थे भारत के, और हिमाचल भी जो था वो उसमें एक था। अब हिमाचल में भी जो था वो छोटे बड़े क्षेत्र आते थे, यहाँ पर जो था वो इसको कोई ना कोई तो लीड कर ही रहा होगा। तो कहा जाता है कि कांग्रेस की जो ये मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको कुल्लू में जो था वो कौन लीड कर रहा था कांग्रेस की ओर से, तो इसको जो था वो लालचंद प्रार्थी, LC प्रार्थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो था वो इसको लीड कर रहे थे। LC प्रार्थी का नाम आपने कहाँ पर पढ़ा है? इनका नाम आपने पढ़ रखा है। इनका नाम आपने जब आप किताबें रिवाइज करते हैं तो वहाँ पर पढ़ रखा है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अब देखो, आपने ध्यान रखना है इनके बारे में, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से सारा सिनेरियो था, तो 1942 में इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 1952 में जब हिमाचल में इलेक्शन होते हैं तो ये भी जो था वो इलेक्ट हुए थे, वहाँ पर चुने गए थे। और इनका जन्म जो था वो 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नग्गर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो था वो इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने सोशल जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें फिर इन्होंने पार्टिसिपेट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया, और बाद में चलकर ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो था वो पार्ट बने थे। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। नग्गर की बात सुनकर आपके मन में एक आर्ट गैलरी आनी चाहिए, जिसका मैंने शॉर्ट्स भी जो था वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवाया था, निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है ये इम्पॉर्टेंट आर्ट गैलरी है, और ये पूछा जाता है कि आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के नग्गर में जो है ये आर्ट गैलरी स्थित है। तो ये आपने अब यहाँ से नोट कर लेना है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है, बस इतना सा काफ़ी है। मैंने काफ़ी कुछ बता दिया इनके बारे में। किताब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो भी हमने जान ली है। आगे बोलते हैं, इन 1846 बाय द ट्रेटी ऑफ अमृतसर स्पीति वॉज टेकन बाय द ब्रिटिश, द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ स्पीति वॉज मेड बाय। तो बोलते हैं कि 1846 में अमृतसर की संधि के द्वारा स्पीति को जो था वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। और स्पीति का पहला जो राजस्व बंदोबस्त किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो स्पीति का जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था वो किसके द्वारा जो था वो किया गया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे किताबों पर तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, परंतु अगर आपको डिटेल से किताब पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर डेफिनेटली ये मेंशन किया गया है। तो ये रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वो वेंस एग्न्यूज ने किया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वेंस एग्न्यूज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किस तरह से वेंस एग्न्यूज का पूरा आप जानेंगे, तो जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट था स्पीति का वो वेंस एग्न्यूज के द्वारा किया गया और 1847 में किया गया। यहाँ पर तो 1846 ट्रीटी दी गई है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि ये जो था वो 1847 में हुआ। परंतु एक बात थी कि इस रेवेन्यू सेटलमेंट को जो था वो टेम्परेरी ही जो था वो माना गया था, और बाद में चलकर जो था बड़ी लंबा सिनेरियो था वो यहाँ का रहा था। किस तरह से लंबा सिनेरियो रहा था? देखो, पहले तो ये टेम्परेरी था, और उसके बाद जो था वो बाउंड्रीज डिमार्क की गई लद्दाख और स्पीति के बीच में, और उसके बाद जो था वो 1849 में जो था वो मेजर विलियम हे जो था असिस्टेंट कमिश्नर थे कुल्लू के, वो जो था वो स्पीति जाते हैं। फिर ये चार्ज को जो है वो टेक ओवर करते हैं, वहाँ का चार्ज जो है वो लेते हैं। फिर ये स्पीति के ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं जो पब्लिश भी बाद में चलकर की जाती है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो जर्नल था उसमें जो था वो पब्लिश की जाती है। और उस दौरान जो था वो लॉर्ड डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये आपने ध्यान रखना है। और नोनो जो था वो काफ़ी ट्रस्टेड वजीर जो था वो यहाँ के हुआ करते थे स्पीति के, तो उनको जागीर दी गई थी। और 1864 में नोनो की जब डेथ हो जाती है तो उनके सन थे जिनको जो था वो वज़ीर बनाया जाता है, उनका नाम था तम जिन नामग्याल, ये उनका नाम था। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति के बारे में बेसिक जानकारी आज हम नहीं डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सब है। तो आज हमने नया कुछ जाना यहाँ से। अमृतसर की संधि कब हुई थी ये भी पता चला आपको फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट का पता चला, और भी बहुत सारी बातें आपने नई नई यहाँ से जान ली। ये लिखा गया है थोड़ा सा यहाँ पर कि 27 सितंबर 1847 को जो था ये रेवेन्यू सेटलमेंट जो था वो हुई थी। तो ये ईयर भी आपने ध्यान रख लेना है। आगे देखिए क्या बोलते हैं इन विच विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज चंडिका देवी टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं चंडिका देवी मंदिर किन्नौर जिले के किस गांव में जो है वो स्थित है? तो चंडिका देवी मंदिर जो है वो किन्नौर जिले के कोठी गांव में जो है वो स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब किन्नौर के कोठी गांव में जो है ये चंडिका देवी मंदिर जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि चंडिका देवी मंदिर कोठी जो कि रिकांगपिओ के समीप एक गाँव है वहाँ पर जो है ये स्थित है।
किन्नौर के आप इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल पढ़ते हैं। किन्नौर की हिस्ट्री आपको पता है बुशहर के साथ जो है जुड़ी हुई है, तो हिस्ट्री नहीं इसकी जियोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जहाँ पर अलग अलग वैली जैसे कि बसपा वैली जिसको सांगला वैली कह देते हैं, नाको लेक यहाँ पर आती है, सुरंग लेक यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि कॉपर पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, माइका पाया जाता है। कॉपर यहाँ पर जो है वो रूपा वैली में पाया जाता है, और इस सिल्वर की बात करें तो चगांव में यहाँ पर पाया जाता है, और माइका की बात करें तो तंगलिंग खड्ड है यहाँ पर एक, वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर मैरीज के टाइप इंपॉर्टेंट है, जानेखंग जानेतंग हो गया, दरोज दुबदुब हो गया, दम चालीसम हो गया, जोशीज हो गया, ये यहाँ के मैरीज के टाइप है। और किन्नौर के बारे में आप क्या पढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो है वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि कैसी आपने ध्यान रखना है कि बार्ले यहाँ पर जो होता है ना, बार्ले को यहाँ पर ताग कहा जाता है। मेज यहाँ पर मक्का जो यहाँ पर होता है उसको छाहा कहा जाता है। और राइस जो है ना यहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप मानी जाती है, और यहाँ पर एक किलवा विलेज है, किलवा विलेज की जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वो मानी जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर में डिनर को जो है वो खाओ कहा जाता है, खाओ जो है वो डिनर को कहा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर लंच को जो है वो शील कहा जाता है, लंच को शील कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अलग अलग चीज़ों की जो है वो की गई है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं तेगपो एंड कब्जियान स्ट्रीम्स आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि तेगपो हो गया, तेगपो के अलावा कब्जियन हो गया, ये किसकी जो है वो सहायक नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये सहायक नदियां हैं किसकी, स्पीति की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये स्पीति की सहायक नदियां हैं। और स्पीति जो है वो आगे चलकर जो है वो क्या करती है, स्पीति आगे चलकर जो है वो सतलुज नदी के साथ जो है वो मिल जाती है। रिवर स्पीति जो है वो स्पीति से ही तो ओरिजिनेट होती है और किन्नौर में फिर ये एंटर करती है और सतलुज के साथ जो है वो मिल जाती है। सतलुज के साथ ये खाब नामक विलेज पर जो है वो मिल जाती है। इसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं वो आपने जान ली। अगर सतलुज नदी के बारे में आप जानेंगे तो सतलुज नदी का वैदिक नाम तो आपको पता है, सतुद्री है इसका वैदिक नाम। सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी बहती है, सबसे लंबी बहने वाली जो है ये नदी है। और स्पीति जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और स्पीति जो है वो खाब नामक स्थान पर यहाँ पर आकर मिल जाती है। ये आप सारा यहाँ पर ध्यान रखें। स्पीति के अलावा सतलुज की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, बसपा हो गया, नोगली हो गया, सोन हो गया, तैंती हो गया, यूला हो गया, वेंगर हो गया, सोलडांग हो गया, अली हो गया। तो ये सारी जो है वो इसकी सहायक नदियों में जो है वो आती हैं। तो स्पीति ऐसा मत सोचना कि एक ही मुख्य है तो एक ही हुई, बहुत सारी सहायक नदियाँ इसकी हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से वो देखेंगे, परंतु उससे पहले स्पीति की यहाँ पर जानकारी लिखी गई है कि स्पीति कुंजुम रेंज से जो है निकलती है, तेगपो और काब्जियन जो है उसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो ये इसके बारे में एडिशनल सी जानकारी आपने ध्यान रखनी है। एडिशनल जानकारी का मतलब ये है ना कि एडिशनल जानकारी आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एडिशनल जानकारी से ही बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही पूछ ले जाए वो बहुत कम होता है। ऐसा हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कर जो है दे दिया जाए और ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, परंतु जो डिटेल में आपने सुना ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प आपके एग्जाम में करता है। तो उससे आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, उससे आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलती है। चलिए जी क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिकारी देवी टेम्पल। तो बोलते हैं कि मंडी जिले के किस क्षेत्र में जो है ये शिकारी देवी मंदिर जो है वो आता है। तो आपने कमेंट करके ये बताना है। लास्ट एडिशन जो मिशन एलाइड की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। इसी बीच आप देखेंगे ना कि इससे पहले के पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर के पेपर भी डिस्कस किया, परंतु जिसमें हमने मिशन एलाइड के एग्जैक्टली क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उस वीडियो में जो है ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तो कमेंट करके आप बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विजेज भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।